हेलो बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं क्लास 9th इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का। बच्चों, आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और फिर क्वेश्चन को आंसर या तो आप राइट करेंगे या तो आप खुद से बोलेंगे एंड देन करेक्ट आंसर के साथ मैच करेंगे। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन फर्स्ट इज नेम द 3 स्टेजेस इन विच फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर डिवाइडेड। आपको ऐसे 3 स्टेजेस बताने हैं जिसमें फार्मिंग प्रैक्टिस को डिवाइड किया गया है। तो आपने पढ़ा हुआ है, पहला है चॉइस ऑफ सीड, सेकंड है नर्चरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट एंड थर्ड है प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप। ठीक है, पहले चॉइस करना है सीड का, देन उसको नर्चरिंग प्रोवाइड करनी है, न्यूट्रिशन देना है एंड देन ग्रो करने के बाद प्रोडक्शन करना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट हैज़ वाइट रिवॉल्यूशन लीड टू। वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो वाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड विथ मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 फैक्टर्स ऑन विच फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स। ऐसे 2 फैक्टर्स बताइए जिस पर फूड की सिक्योरिटी डिपेंड करती है। तो वो 2 फैक्टर क्या हैं? एक है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड सेकंड एक्सेस टू इट, फूड की अवेलेबिलिटी, और दूसरा हर किसी तक इसकी पहुंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड आइटम प्राइमरली सप्लाई प्रोटीन्स। तो प्रोटीन सप्लाई करने वाले फूड आइटम्स क्या होते हैं? पल्सेस, जैसे कि ग्रेम, पीस, लेंटिल एट्सेट्रा। नेम 2 फॉडर क्रॉप। 2 फॉडर क्रॉप के नाम बताने हैं, क्या होगा? बरसीम एंड सुडान ग्रास। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग का बेनिफिट क्या होता है? तो मिक्स्ड क्रॉपिंग जब हम करते हैं तो इसमें हमारा क्रॉप फेलियर का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। तो इट रिड्यूसेस प्रोडक्शन रिस्क एंड गिव्स इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ ऑल द क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 कैटल ब्रीड विच शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू डिजीजेज। ऐसे 2 कैटल ब्रीड्स का नाम बताइए जो डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस होते हैं। तो क्या है वो? रेड सिंधी एंड साहिवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ न्यूट्रिएंट विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में नहीं पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट में नाम क्या है उसका? आयरन। वॉट वॉज द ब्लू रिवोल्यूशन मेंट फॉर। ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ब्लू रिवोल्यूशन रिलेटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ फिश, तो फिश प्रोडक्शन। वाई शुड बी कीपिंग बी डन इन गुड पॉस्चुरेज। बी कीपिंग के लिए हमें गुड पॉस्चुरेज मेंटेन रखना होता है। ऐसा क्यों? पॉस्चुरेज कि जो फ्लावर है जिसका नेक्टर यूज़ करके, पॉलन यूज़ करके हनी बी हनी का प्रोडक्शन करती हैं, तो वो पॉस्चुरेज है। तो पॉस्चुरेज की क्वालिटी पर ही डिपेंड करता है कि हनी की क्वालिटी, क्वांटिटी या टेस्ट कैसा होगा। तो beekeeping is done in good pasturage because good pasturage provides more quality and quantity of nectar for honey to the honeybee. Next question, can increasing grain production alone solve the problem of malnutrition and hunger? क्या सिर्फ ग्रेन प्रोडक्शन करके हम मल न्यूट्रिशन और हंगर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि प्रोडक्शन तो बहुत अच्छे से कर लिया और अगर उसकी पहुंच हर तक नहीं पहुंचेगी, अवेलेबिलिटी हर किसी को नहीं मिलेगी, तो फिर क्या फ़ायदा उस प्रोडक्शन का? नो, क्योंकि फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स बोथ ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट। अवेलेबिलिटी के साथ साथ ये हर किसी तक पहुंच पाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट, इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हायर इनपुट गिव्स हायर एल्ड। डिस्कस हाउ। कैसे है हायर इनपुट गिव्स हायर एल्डिंग, ये आप जानते हैं, तो इसे आप जस्टिफाई कैसे कर पाएंगे? तो देखिए, हाई एल्ड का मतलब क्या हुआ? हाई इनपुट का मतलब होता है कि गुड फाइनेंशियल कंडीशन फॉर द फार्मर्स। अगर फार्मर्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होगी तो वो गुड क्वालिटी के टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर पाएंगे, है ना, इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर पाएंगे अपने फील्ड में और इससे प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकेंगे। तो हम जितना इनपुट लगाएंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, हाई इनपुट गिव्स हाई एल्ड। हाउ इज़ द कल्चर ऑफ pomfret एंड मैकेरल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ काटला एंड रोहू।
तो काटला और रोहू किस तरीके के फ़िश हैं, ये फ्रेश वाटर फ़िश हैं, जबकि पॉम्फ्रेट मैरिन फ़िश है। तो पॉम्फ्रेट एंड मैकेरल मैरिन फ़िश कल्चर में आता है, जबकि काटला रोहू ये फ्रेश वाटर फ़िश में आते हैं। नेम द 2 टाइप ऑफ फिश दैट कम अंडर फिश प्रोडक्शन। 2 टाइप की फ़िश आपको बताने हैं जो फिश प्रोडक्शन के अंदर में आती हैं। तो कौन कौन से हैं वो? एक है ट्रू फिन फिश और सेकंड है शेल फिश। ठीक है, ट्रू फिन फिश में क्या आती है, जितनी भी फ्रेश वाटर फिश और मैरीन वाटर फिश हैं, जैसे कि काटला, रोहू, टेरिका, माली, सिंघाड़ा या पॉम्फ्रेट, टूना, बॉम्बे डक, ये सब सैल्मन, सार्डाइन, शार्क, ये सारे ट्रू फिश हैं या फिन फिश होती हैं। जबकि शेल फिश क्या है, इसमें आता है प्रॉन, मोलस्क, इक्यानोडर्म्स, है ना। इक्यानोडर्म में स्टार फिश आते हैं, मोलस्क में ऑक्टोपस है, प्रॉन, झींगा मछली, ये सारे शेल फिश में आते हैं। व्हाट इज़ हनी? हनी क्या है, डिफाइन करेंगे। Honey is a dense sweet liquid that contains 20 to 40% of sugar, 60 to 80% moisture, 0.3% mineral, 0.5% vitamin. Apart from that, it also contains certain enzyme and pollen. तो हनी में एक डेंस स्वीट लिक्विड है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? शुगर, मॉइस्चर, मिनरल, विटामिन, एंजाइम्स एंड पॉलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ जीएम क्रॉप? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या हैं? नेम वन सच क्रॉप विच इज़ ग्रोन इन इंडिया। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होते हैं? जब किसी क्रॉप में कोई हम जीन इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो नया क्रॉप बनता है उसे हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, है ना। तो जीन इंट्रोडक्शन या जीन इनकॉर्पोरेशन मेथड से जो क्रॉप बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, GMC। और इसका एग्जाम्पल है बेटी कॉटन। ठीक है, तो क्रॉप विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू जीन फ्रॉम अ डिफरेंट सोर्स टू ऑब्टेन डिजायर्ड ट्रेट इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, GM क्रॉप। ठीक है, बीटी कॉटन जो कि क्या है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ ऑर्गेनिक मैटर इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिक मैटर इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो आपको ये पता है कि ऑर्गेनिक मैटर यानी कि मैन्योर की बात कर रहे हैं। मैन्योर सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है ना। और अगर सॉइल सैंडी सॉइल है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ कराता है। और अगर क्लेई सॉइल है जिसमें वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने से ड्रेनेज पावर इंक्रीज़ कर जाती है। तो उस क्लेई सॉइल में ड्रेनेज को इंक्रीज़ कर रहा है, सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ करता है, ओवरऑल सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है, राइट द मोड बाय विच इंसेक्ट अफेक्ट द क्रॉप एल्ड। आपको वो मोड्स बताने हैं जिसमें इंसेक्ट क्रॉप को हार्म पहुंचाता है, अफेक्ट करता है। तो 3 ऐसे मोड हैं जिससे इंसेक्ट क्रॉप प्लांट्स को हार्म पहुंचाता है। पहला क्या है, कुछ इंसेक्ट होते हैं कटिंग टाइप, कुछ होते हैं सकिंग टाइप। तो कटिंग टाइप जो इंसेक्ट होते हैं वो रूट, स्टेम एंड लीफ को कट करते हैं, इवन फ्लोटिंग पार्ट्स को भी कट कर देते हैं जहाँ से फ्लोटिंग नहीं लग पाती है। इस तरीके से वो क्रॉप को नुकसान पहुँचाते हैं। सेकेंड, सकिंग टाइप इंसेक्ट, ये प्लांट में प्रेजेंट सेल सैप को सक करते हैं। और थर्ड है बोर इंसेक्ट, ये क्या करते हैं, स्टेम और फ्रूट के अंदर बोर कर जाते हैं और एल्डिंग को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरीक़ों से इंसेक्ट क्रॉप प्लांट्स को हार्म पहुंचाते हैं। वाई इज़ एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र डेट्रीमेंटल फॉर द इन्वायरमेंट? तो अगर हम फर्टिलाइज़र का एक्सेस यूज़ करते हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं। इसे कैसे हार्म पहुंचाते हैं ये आपको बताना है। आंसर इज़, फर्टिलाइज़र क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं और ये इजीली डिग्रेडेट नहीं होते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें फर्टिलाइज़र का, एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कॉजेज़ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, और जो भी रेजिडुअल या अनयूज्ड अमाउंट फर्टिलाइज़र का रह जाता है इन्वायरमेंट में, वो सॉइल, वाटर, एयर का पोल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इटालियन बी वेराइटी एपीज मेलिफेरा has been introduced in India for honey production. Write about its merit over other varieties. तो इटालियन बी वैरायटी है बी की, वो है एपीज मेलिफेरा। इसे इंडिया में हनी प्रोडक्शन के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसकी क्या
क्वालिटीज़ हैं, क्या ख़ास बात है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो इटालियन बी है एपीज मेलिफेरा, ये स्टिंगलेस होता है। ये बहुत कम स्टिंग करता है और इसकी हनी कलेक्शन कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और इट कैन स्टे इन अ गिवन बी हाई फॉर लॉन्गर पीरियड एंड ब्रीड वेरी वेल। तो किसी भी गिवन बी हाई में ये लॉन्गर पीरियड के लिए स्टे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड पेस्टिसाइड्स बी यूज्ड जुडिशियसली। हमें पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत ही सोच समझ के विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए, ऐसा क्यों है। पेस्टिसाइड, यू नो कि पेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है, जो भी केमिकल पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। पेस्ट क्या होते हैं, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को, क्रॉप्स को हार्म पहुंचाते हैं। उसमें वीड हो सकती हैं, इंसेक्ट हैं, रोडेंट्स हैं, फंगी है, ये सब होते हैं। अगर हम पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो इससे ये सारे ऑर्गेनिज्म किल कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर हमने एक्सेस अमाउंट में पेस्टिसाइड का यूज़ किया तो क्या होगा, ये सॉइल में प्रेजेंट जो भी हार्मलेस यानी कि यूज़फुल ऑर्गेनिज्म है उनको भी डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है। साथ ही साथ रेन वाटर के साथ रन ऑफ करके वाटर बॉडी में भी जाके ऐड ऑन हो जाता है और एक्वेटिक लाइफ को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लिस्ट आउट सम यूजफुल ट्रेट इन एन इम्प्रूव्ड क्रॉप। इम्प्रूव्ड क्रॉप में आप कुछ यूज़फुल ट्रेट्स के बारे में बताइए जो आप चाहते हैं। जैसे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट हम पढ़ते हैं, तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हम किस तरीके की वैरायटीज़ डेवलप करना चाहते हैं, किस तरीके का ट्रेड डेवलप कराना चाहते हैं, तो इसी के बारे में बताना है। तो इसमें क्या है, हमें कैसे क्रॉप चाहिए, हम चाहते हैं कि उसमें क्रॉप की एल्डिंग काफ़ी अच्छी हो, क्वालिटी क्रॉप की काफ़ी अच्छी हो, वो जो क्रॉप्स हमें मिल रहा है वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के लिए रेजिस्टेंट हो, उसका जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है वो चेंज हम कर सकें, और वाइडर एडेप्टेबिलिटी उसके अंदर हो, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो सकता है वो, डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स को डेवलप कराना। जो भी हम चाहते हैं एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स उसको भी हम डेवलप करा सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर फिश कल्चर। फिश कल्चर करने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। देखिए क्या क्या फैक्टर्स हैं, वो मेनली जो फैक्टर्स है वो है टोपोग्राफी, कि हम जिस एरिया में कल्चर कर रहे हैं वो पॉन्ड का लोकेशन कैसा है, कहाँ पर है, तो टोपोग्राफी का ध्यान रखना होता है। वाटर रिसोर्सेज एंड देयर क्वालिटी, तो वाटर रिसोर्स, वाटर बॉडी कैसा है, फ्रेश वाटर है, मैरिन वाटर, उसमें क्वालिटी कैसा है, न्यूट्रिएंट वैल्यू कितनी है, पॉल्यूशन लेवल कितना है, इन सब का भी ध्यान रखना होता है। एंड सॉइल क्वालिटी, क्योंकि कुछ फिश ऐसे भी होते हैं जो सॉइल में ग्रो कर जाती हैं, वहाँ उस एरिया की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कैसी है, इन सब पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ एनिमल हस्बेंड्री इसेंशियल। एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पहले आप ये बताइए कि एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है। एनिमल हस्बेंड्री में हम बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को की रेयरिंग करते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, जिसमें जो जिनसे हमें कुछ ना कुछ फूड ऑब्टेन होता है, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन वाले हो गए, मीट देने वाले हो गए, एग प्रोडक्शन हो गया, उसमें फिश प्रोडक्शन हो गया। तो क्यों इसेंशियल है, क्योंकि टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन, है ना, टू इंक्रीज एग एंड मीट प्रोडक्शन, टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन, साथ ही साथ जो भी एनिमल वेस्टेज होते हैं उनका भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन इसमें हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ फिश मीट एडवांटेजेस कंपेयर टू द मीट ऑफ अदर एनिमल। अदर एनिमल के जो मीट है और फिश का मीट उस पर एडवांटेजेस है, वो ज़्यादा बेहतर है, ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि जो फ़िश मीट होता है उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, फ़ैट कंटेंट कम होता है। तो इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड हैज़ लेस फैट। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए, विटामिन डी की मात्रा भी ज़्यादा होती है। विटामिन ए एंड विटामिन डी ज़्यादा होता है, आयोडीन रिच होता है ये, और अदर मीट के कंपैरिजन में इजीली डाइजेस्टेबल भी है। ठीक है, तो रिच इन प्रोटीन, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी, रिच इन आयोडीन एंड इजीली डाइजेस्टेबल देन अदर मीट। ठीक है, तो ये रीज़न हो गया। गिव द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ फिश कल्चर। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप मेरिट तो जानते हैं फिश कल्चर के, लेकिन डीमेरिट्स भी होती हैं। क्या है डीमेरिट, ये देख लेते हैं। एक तो ये
बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है। क्यों है? क्योंकि फ़िश कल्चर के अंदर हम केवल इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट और वैल्यूड फ़िश को ही कल्चर करते हैं, सारी फ़िश का कल्चर करते नहीं हैं, तो ये बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि कुछ ही फ़िश जिन्हें हम डेवलप कराना चाहते हैं जो इकोनॉमिक वैल्यू में इम्पॉर्टेंट है, बस उन्हीं को डेवलप कराएंगे, सभी को नहीं कराते। ठीक। मेरिट्स क्या है? तो लार्ज अमाउंट ऑफ डिज़ायरेबल फ़िश हमें मिलते हैं, छोटे से एरिया में हमें लार्ज अमाउंट में फ़िश डेवलप कर सकते हैं कल्चर करके। एंड फूड क्वालिटी भी इन्हांस कर सकते हैं, जो एज़ की फ़िश जो है अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, तो फिर हमें अच्छा खासा प्रोटीन सोर्स भी मिल जाता है। डिस्क्राइब द मेन इरीगेशन सिस्टम दैट आर अडॉप्टेड इन इंडिया। तो इरीगेशन सिस्टम जो इंडिया में अडॉप्टेड है वो कौन कौन सी हैं? तो आपको पता है, वेल्स हैं, कैनाल्स हैं और टैंक्स हैं। तो वेल भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सी है? ट्यूब वेल है और डग वेल है। ठीक है, कैनाल्स हैं और टैंक। ओके, थैंक यू। आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज़ कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।